Ishan, what you understand about gravitation? Gravitation is the force which binds us from the earth. हाँ, एक क्या वही फोर्स ग्रेविटेशन है और कहीं भी ग्रेविटेशन है कुछ आता है याद? कंप्लीट जो सोलर सिस्टम बना हुआ है, सोलर सिस्टम जो कंप्लीट वाला बना हुआ है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये भी ग्रेविटेशन की वजह से ही है ना? तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का, ग्रेविटेशन। बुक आपके पास हो तो ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आई विल शेयर फ्रॉम माय साइड। क्लास 9th CBSE साइंस and we are going to do gravitation. This is our chapter gravitation. तो ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों? जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया है कि अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है। एक तो वही हो गया, है ना? और दूसरी चीज क्या है, जितना ये सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड हमारा बना हुआ है पूरा, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशन। ओके, देखो अब पढ़ना स्टार्ट करो। ईशान पढ़ो पहला। In chapters 8 and 9, we have learnt about motion of objects and force as the cause of motion. We have learned that a force is needed to change the spread or the direction of motion of an object. We always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun. The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the objects, the planets, and on the moon. Isaac Newton could grasp the same force is responsible for all these. This force is called gravitational force. ग्रेविटेशन In फोर्स। this, एक सेकंड। इन चैप्टर 8 एंड 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था हमने, और फोर्स के बारे में भी पढ़ा था, जिस वजह से मोशन हो रहा है। जो मोशन है बच्चों, ऐसे बैठे बैठा तो होता नहीं है कि चीज के मूड में आया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मूड में आया है और उसने चलना स्टार्ट कर दिया। कुछ उस पर फोर्स लगता है तभी वो चलना स्टार्ट करता है। तो वी हैव लर्न दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, नॉर्मल मतलब एक सपोज 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसका स्पीड बढ़ा है तो उस पर फोर्स लगा है। स्पीड उसका कम हुआ है तो भी उस पर फोर्स लगा है। बात क्लियर हो गई? तो मतलब हर कंडीशन में फोर्स अप्लाई होता है। तो अब इसने बोला है, वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। अगर हम ऊपर से किसी चीज को फेंके तो वो अर्थ पर आकर गिरती है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमें पता है सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ। ये पता है ना, सैटेलाइट होता है अर्थ का। सैटेलाइट क्या होता है? मून। अर्थ के चारों ओर मून घूमता है। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो इन पर वर्क कर रहा है। द प्लैनेट्स एंड द मून, इसाक न्यूटन could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसैक न्यूटन ने बताया था कि इन सब का रेस्पॉन्सिबल एक ही फोर्स है, जिसे हम किस नाम से जाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी में से बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। आ गया इतना समझ में? ठीक है देवांश, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। In this chapter, we shall learn about gravitation and the universal laws of gravitation. We shall discuss the motion of objects under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of a body varies from place to place. We shall also discuss the conditions for objects to float in liquids. देवांश, तुम ये वाला ही पैराग्राफ पढ़ रहे हो?
दिस वन, एम इसके ऊपर वाला जो था। ओ सॉरी मैं नीचे पहुंच गई, ठीक है ठीक है। हाँ, तो इस चैप्टर में वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन। हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, की जो इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ पर, उसकी वजह से कैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है। वी शैल स्टडी हाउ द वेट, अच्छा एक बात और है बच्चों, जो वेट होता है ना वो वेरी करता है अर्थ पर। जो वेट है मून पर उसका 1/6 होगा, जितना ज्यादा ग्रेविटेशन उतना ज्यादा वेट होगा। तो अर्थ पे बहुत ज्यादा है, तभी हमारा लाइफ है अर्थ पर। बात क्लियर हुई? वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट लिक्विड में कैसे फ्लोट करते हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आता है ग्रेविटेशन। यस ईशान। We know that the moon goes around the earth. An object, when thrown upwards, reaches a certain height and then falls downwards. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall often of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is the force in is the force the same in both cases? He conject- Conjectured that conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. So it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर जाता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका सर्टेन हाइट के बाद वो भी वापस लौट कर आता है। तो इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब उन पर गिरा। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन, तो न्यूटन ने सोचना स्टार्ट किया। क्या उन्होंने सोचा? ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट, मतलब अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो क्या वो मून को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इज द फोर्स द सेम इन बोथ द केसेस, क्या ये फोर्स सेम रहने वाला है दोनों केसेस में। ही conjectured that the same type of force, फिर उन्होंने थोड़ा मतलब कहना चाहिए इसका कंक्लूजन टाइप निकाला। क्या निकाला? कंक्लूजन टाइप निकाला कि एक ही तरह का फोर्स रेस्पॉन्सिबल है दोनों केसेस में। He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. उन्होंने कहा है कि he argued that at each point of its orbit, मतलब ऑर्बिट से अर्थ पर वो आकर गिर सकता था, लेकिन वो ऐसे घूम रहा है। So it must be attracted by the earth, but we do not really see. ये अर्थ अगर अट्रैक्ट कर रही है तो हम उसे गिरते हुए देख रहे हैं क्या मून को? सीधी सी बात यहाँ पर ये है, उन्होंने सोचा कि जब एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है तो क्या मून भी आएगा? अगर मून आता है तो वो गिरता हुआ दिखता तो नहीं है। गिरता हुआ क्यों नहीं दिखता है? उसका कारण है ये वाला। ये इसमें क्या है बच्चों, बिल्कुल यही है। यहाँ जैसे अर्थ है ना, यहाँ पर अर्थ है। अर्थ अब जैसे इस बॉय ने एक धागे से पत्थर बांधा हुआ है ना, तो वो उसे तेज 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 घुमाएगा तो इस तरह सर्कुलर वे में वो घूमेगा, सर्कुलर वे में वो घूमेगा, है ना। पर क्या हुआ, किसी वजह से ये धागा टूट जाए तब भी ये पत्थर इधर की तरफ आकर नहीं गिरेगा, ये टेंजेंट बनाता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। तो यही है रीजन किसका, जैसे ये मून अर्थ के चारों ओर घूमता है तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इस तरीके से घूमता है। बात क्लियर हुई Yes, ma'am. दोनों को? अब इसने बोला है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है ना। हाँ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। 8.11 तो दूसरे उसमें होगा, अभी हम 10.1 करेंगे एक्टिविटी। अभी किसने रीड किया था?
मैंने किया था। तो आप दिवांश करेगा फिर। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, Take a piece of thread, tie a small stone at one end, hold the other end on of the thread and whirl it round as shown in figure 10.1. Note the motion of the stone. Release the thread. Again, note the direction of motion of the stone. मोशन ऑफ द स्टोन। तो 10.1 में क्या दिखाया है? अ स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन अगर आप देखो ये सर्कुलर में है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, पर मैग्नीट्यूड इसका वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? अब ईशान आप पढ़ो। Before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. The change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. This force is called centripetal, meaning center seeking force. In absence of this, इसने कहा है बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, मतलब थ्रेड इससे पहले कि रिलीज हो, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में चल रहा है, सर्टेन स्पीड से चल रहा है, हर डायरेक्शन पर सॉरी हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि सर्कुलर पाथ है। ये ध्यान है क्या, अगर जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर। वेक्टर बोला जाता है। ठीक है ना? अब इसने बोला है चेंज इन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम है पर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सीलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। वो फोर्स जिसकी वजह से ये एक्सीलरेशन है, जिसकी वजह से ये बॉडी लगातार चल रही है सर्कुलर पाथ पे, ये फोर्स किसकी तरफ लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। और इस फोर्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ देख रहा है, वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ देख रहा है। बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. इन द yes, ma'am. एक सेकंड। हाँ मम्मी जी, आने वाली है अभी, बस दूसरी डायरेक्शन में चली गई थी। अच्छा, बस आने वाली है, वैसे आ गई अब। मीनिंग सेंटर सीकिंग फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स। अब देखो यही मैंने आपको बताया था कि अगर ये फोर्स नहीं होगा तो स्टोन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ है, इसका टेंजेंट है। मतलब यहां से अगर धागा किसी वजह से टूट गया तो ये इस तरह से टेंजेंट बनाता हुआ जाएगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उस पर जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Clear है। बोलो ईशा। कहाँ से? द मोशन, वो तो कंप्लीट नहीं हुआ था ना, वो वाला मैंने कंप्लीट नहीं हुआ था वो वाला पढ़ा। हो गया था बेटे, एक ही लाइन थी। ठीक है। The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. It is seen that इसमें इसने बोला है कि जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अगर ऐसा फोर्स नहीं होता तो मून सर्कल में घूम ही नहीं सकता था। बच्चों ये इसमें ओवरऑल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि ये सर्कल पे जो घूम रहा है, ऑर्बिट में जो घूम रहा है, इसका मतलब बीच में से एक फोर्स से बंधा हुआ है, तभी ये सर्कुलर घूम रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होता है ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता। एक बात। दूसरी चीज, इस अब हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, मून भी इस पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगाता है और अर्थ भी मून पर लगाती है। इस वजह से एक ये फोर्स की वजह से सर्कल में घूम रहा है। अदरवाइज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है या अर्थ पर आकर गिर जाता है। ये हम इसमें पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करो। It is seen that a It is. मैं पढ़ूं? हाँ, देवांश पढ़ लेगा। It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards an apple. Why? ये बोल According रहा to है, the third law of एक सेकंड, अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था कि इक्वल रिएक्शन, वो सॉरी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो वही है कि अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। बात क्लियर हुई? एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, लेकिन ये प्रोपोर्शनल होता है मास के। जो चीज ज्यादा भारी है वो अपनी ओर खींच लेती है। फिर पढ़ो, कंटिन्यू करो। बट according according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. हाँ, देखो इस The फॉर्मूले mass से जो एक्सीलरेशन है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सीलरेशन। the mass of an apple is negligible, small compared to that of the earth. So we don't see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. देखो बच्चों, इसमें वही बात कही है, अर्थ और एप्पल दोनों ही एक दूसरे की तरफ लगाएंगे फोर्स, लेकिन क्या है, एप्पल का जो मास है अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है, अर्थ इतना बड़ा इतना भारी, और मून सॉरी एप्पल नन्हा सा, तो एप्पल उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो फोर्स ज्यादा हो गया वो अर्थ का ज्यादा हो गया, और जो एक्सीलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। नाउ नेक्स्ट वन, in our solar system, all the planets go around the sun by arguing the same way. We can say that there exists a force between the sun and the planet. From the our facts, Newton concludes that not only does the Earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called gravitational force. देखो इन्होंने बोला है हमारे सोलर सिस्टम में ऑल द प्लैनेट्स, अब पता ही हमें बीच में सन रहता है और सारे प्लैनेट्स जाते हैं इधर उधर। तो बाय आर्गिंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो इससे पता चल गया सन और प्लैनेट में फोर्स लग रहा है। From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects. अब एक कंक्लूजन निकल कर आया कि केवल अर्थ का ही अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप अपने आप नोट डाउन करोगे। ईशान, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो। अच्छा रुको, मैं बताती हूँ पहले। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है बच्चों, ये जो फोर्स लगता है ना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के बराबर, और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम होता जाएगा। इनवर्सली का मतलब ये ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम, या फोर्स ज्यादा, इसका मतलब डिस्टेंस कम।
और इसका मतलब है डायरेक्टली का मतलब जितने ज्यादा मासेस होंगे उतना ही ज्यादा होगा। अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनका मास बहुत कम होता है ना, तो इसलिए सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। F प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम डी स्क्वायर। जी क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम। क्लियर हुआ है ईशान को भी? ईशान कैमरा ऑन करो, और देवांश को भी। मैम थोड़ी देर के लिए कर रखा है ऑफ। यस मैम। ईशान और देवांश दोनों को क्लियर हुआ? यस मैम। अब आप अपना Yes, ma'am. नोटबुक उठाइए और इसे नोट डाउन करिए, या तो आप मेरी स्क्रीन से ही हेल्प ले लीजिए और या फिर आप अपनी बुक से हेल्प लेकर ये हेडिंग डालो। बिल्कुल ऐसे ही नोट डाउन करना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां से लेकर और यहां तक पूरा पेज ही लिखना है। कहाँ से